हाँ भाई, लास्ट लेक्चर में अपने स्कैनर के क्वेश्चंस देख लिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचे थे। एक क्वेश्चन में डाउट था जो मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था। काफी इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ी मुझे भी इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फाइनली आई हैव गॉट इट। अब सुनो, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन आया है कि नहीं इन दिसंबर, लेकिन मैंने पूरा इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स, फॉर इंफीरियर गुड्स, फॉर गिवन गुड्स सब पढ़ा। ठीक है, रेफरिंग सेवरल बुक्स, सेवरल गूगल किया, बहुत सारा चीज़ किया, तो फाइनली आई कुड अंडरस्टैंड द थ्योरी वेल। अब देखो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट अपन ने मीनिंग वाइज तो देख ही रखा है। इनकम इफेक्ट क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ रियल इनकम इफेक्ट, मतलब परचेसिंग पावर इफेक्ट। अब सुनो, अब जो इनकम इफेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, देखो देयर कैन बी टू इनकम इफेक्ट्स। एक होता है इनकम के चेंज होने की वजह से, और दूसरा होता है प्राइस के चेंज होने की वजह से। क्या बोलना चाह रहे हो आप? अरे मेरी बात समझो, अगर तुम्हारी एक तो इनकम बढ़ गई तो भी तुम्हारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, या फिर अगर प्राइस कम हो गई तो भी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो देखो, जिस इनकम इफेक्ट की हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में बात करते हैं वो ये नहीं है। वो मेनली कौन सा है? इट इज एन इनडायरेक्ट रियल इनकम इफेक्ट, यानी कि इट्स रिलेटेड टू प्राइस, है ना। प्राइस कम होगी तो आपको रियल इनकम बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगी तो आपको रियल इनकम कम हो जाएगा, राइट है ना। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या था? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में ये होता है, प्राइस अगर बढ़ती है आपके गुड की तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप सब्सटीट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक। अब जनरली जो मैं गुड्स की बात कर रही हूँ, वो नॉर्मल गुड्स हो, वो इंफीरियर गुड्स हो, या वो गिवन गुड्स हो, तीनों में ही इनकम इफेक्ट होता है, तीनों में ही सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है नेगेटिव। क्या बोलना चाह रहे हो? अरे मतलब उल्टा रिलेशन होगा रे, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। देयर विल बी अ नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन ऑल, सब में। ठीक है, इंफीरियर गुड्स हो, गिवन गुड्स हो, या फिर लग्जरी हो, नॉर्मल गुड हो, सब में क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव ही चलता है जनरली, कि भाई इनमें से कोई से भी गुड की प्राइस बढ़ेगी तो आप सब्सटीट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाओगे एंड देन उनका डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन इनकम इफेक्ट चेंज होता है। पहले मैं बेसिक थ्योरी समझाती हूँ, है ना। इनकम इफेक्ट में मैंने तुमको अभी बताया कि या तो रियल इनकम इफेक्ट दो तरह से हो सकता है, या तो इनकम की वजह से होता है डायरेक्टली, या फिर प्राइसेस की वजह से होता है इनडायरेक्टली। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो इनकम बीइंग कांस्टेंट, मेनली चेंज किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से। आपकी परचेजिंग पावर या आपकी रियल इनकम क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस। अरे हाँ, अब मेरी बात सुनो। प्राइस अगर नॉर्मल गुड की बात करें, इनके प्राइस बढ़े, सॉरी आई से, अगर प्राइस बढ़ती है तो आप सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हो। सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाओगे तो फिर आपके गुड का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसके साथ नॉर्मल गुड्स का नेगेटिव रिलेशन ही चलता है। इनकम इफेक्ट इज बेसिकली नेगेटिव इन नॉर्मल गुड्स ऑल्सो, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, रियल इनकम कम हो जाएगी, और इसलिए आपकी डिमांड कम हो जाएगी, राइट और नॉट? राइट और नॉट? अरे बोलो, अरे हाँ, क्लियर नहीं हो रहा है? मेरी बात सुनो, अगर आपके गुड का प्राइस बढ़ा तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? परचेजिंग पावर हो जाएगा कम। हो जाएगा क्या, है ना। परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी क्या, है ना। तो जनरली नॉर्मल गुड्स में भी यही होता है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाती है।
क्योंकि आपकी रियल इनकम हो जाती है कम। ओके, यहां पे भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर हो गई है कम। तो मेरी बात समझो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव होता ही है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। तो बेसिकली नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। समझ रहे हो? नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे, जो गुड्स तुम नॉर्मली खरीदते हो, उसमें प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम दो रीजंस की वजह से होती है। एक तो आपका परचेजिंग पावर कम हो जाता है, और दूसरा आप सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो सकते हो क्या? ओके, अब आते हैं अपन इंफीरियर गुड्स पे। अगर अपन इंफीरियर गुड्स की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में क्या होएगा, इंफीरियर गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव ही होता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स आर दोज क्लास ऑफ गुड्स जिनमें जनरली इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। क्यों मैम, क्यों? अरे इनकी प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड उल्टा और बढ़ जाएगी। क्यों क्यों क्यों? इनका प्राइस बढ़ता है, वो ब्रेड वाला एग्जांपल याद आ रहा है तुम लोग को? ब्रेड और मीट वाला एग्जांपल अपन ने लिया था ना गिफन गुड्स के केस में। इनका प्राइस जनरली बढ़ता है तो कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम होता है? अगर आप इंफीरियर गुड्स खरीद रहे थे, इनके प्राइस बढ़ गए, तो जो भी आप नॉर्मल गुड्स खरीद रहे थे, थोड़े एक्सपेंसिव गुड्स खरीद रहे थे, वो अब आप खरीद नहीं पाओगे, तो आपका कंजम्पशन और इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ा क्या एग्जाम्पल लिया अपन ने, ठीक है? तो जनरली दीज गुड्स हैव व्हिच काइंड ऑफ इनकम इफेक्ट? दीज गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? अब सुनो, गिफन गुड्स के केस में भी वही है, इनका भी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ही होता है। अरे हाँ, इनका प्राइस बढ़ता है तो इनका भी डिमांड बढ़ जाता है। तो मैम इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में अंतर क्या? अब बात समझो, इंफीरियर गुड्स के केस में जनरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट is greater than income effect generally, और गिफन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट is greater than substitution effect। नहीं समझे क्या? अब सुनो वापस से, इतना आसान फंडामेंटल होता तो मैं भी क्यों इतना इन डेप्थ स्टडी करती। ओके, अब सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है इसमें। नॉर्मल गुड्स के केस में तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में चलता है, तो हमको कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है ना। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, वो जग जाहिर है, मतलब, है ना, क्योंकि ऐसा होगा ही ना यार, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर भी कम हो गई प्राइस बढ़ने पे, और आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो आप सब्स्टिट्यूट पे इजीली शिफ्ट हो जाओगे। ओके, प्रॉब्लम आती है विद इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स। इंफीरियर गुड्स को एक्सेप्शन में नहीं डालते टू लॉ ऑफ डिमांड, नहीं डालते ना, लेकिन गिफन गुड्स को एक्सेप्शन में डालते हैं टू लॉ ऑफ डिमांड। दे आर अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स ओनली। गिफन गुड्स और ज्यादा इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन चलता है। चलता है क्या? अब अगर तुमको ध्यान आ रहा हो, मैंने तुमको एक टर्म बताई थी जब अपन ने डिमांड पढ़ा था, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, राइट, है ना। अब मैंने तुमको बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ओवरऑल नेगेटिव ही रहता है, उल्टा रिलेशन ही चलता है प्राइस और डिमांड के बीच में, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाओगे प्राइस बढ़ने पे, राइट। लेकिन इनकम इफेक्ट चेंज होता रहता है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है? नेगेटिव है ना, नेगेटिव, ये तो पता है ना रे। प्राइस बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, होता है ना ये तो बेसिकली नॉर्मल गुड्स के केस में ओवरऑल डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन चलता है? उल्टा, राइट। नॉर्मल गुड्स के केस में इट्स अ सपोर्टर टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो बोलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है, वो ये सेटिस्फाई भी कर देता है।
अब आते हैं अपन इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में मैंने तुमको अभी बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स का डिमांड और बढ़ जाता है, और प्राइस कम होने पे इंफीरियर गुड का डिमांड और कम हो जाता है, क्योंकि आज जब आपकी रियल इनकम कम होती है ना, तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड और कम कर लेते हो। ठीक है, गलत बोला मैंने, तुम लोग यस बोल रहे हो। मैंने बोला आपकी रियल इनकम कम होती है तो आप डिमांड और कम कर लेते हो इंफीरियर गुड्स की। बच्चा, आपकी रियल इनकम कम होती है ना, तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हो। मेरा आंसर तो सही था। बोलो, अरे बोलो ना यार। प्राइस कम होगी तो रियल इनकम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी क्या, है ना? और प्राइस कम होगी, रियल इनकम बढ़ेगी, तो तुम इंफीरियर गुड्स क्यों ज़्यादा डिमांड करोगे? तुम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। तो प्राइस कम होने पे इनकी डिमांड हो जाती है कम, प्राइस बढ़ने पे इनकी डिमांड हो जाती है ज़्यादा। तो दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। गेटिंग इट? प्राइस बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिलेशन चलता है रहे, है ना? आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा नहीं खरीद पाओगे, आप इंफीरियर पे ही शिफ्ट हो जाओगे, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है ना? तो यहाँ पे चल रहा है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, चल रहा है क्या? अब इंफीरियर गुड्स को हम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में फिर भी नहीं डालते। क्यों मैम, क्यों? क्योंकि बच्चा ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। अरे अब देखो, इन सब चीज़ों के भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, प्रैक्टिकली ये कितना फीजिबल है नहीं पता, लेकिन हमको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी तुमको ये एक्सेप्शन ला के दे दो, हो सकता है यार, हम इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं, वील गेट सेवरल एक्सेप्शंस टू इट। ठीक है, नेगेटिव मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्योंकि इसमें ज्यादा है, तो नेगेटिव रिलेशन ज्यादा डोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए ओवरऑल प्राइस इफेक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में फाइनली जो इम्पैक्ट हमको इंफीरियर गुड्स के केस में देखने को मिलेगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं गिवन गुड्स के केस में। अब तुमको ये लाइन समझ आई? इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। अरे राइट और नॉट? अब आते हैं गिवन गुड्स पे। अब अगर मैं गिवन गुड्स की बात करूं तुमसे, गिवन गुड्स के केस में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है, लेकिन दीज आर द गुड्स जहां पे इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो फाइनली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। समझे क्या? अब आया क्या? थोड़ा थोड़ा आया। अब यार इसमें से एक क्वेश्चन आ गया, इसलिए मेरे को पूरा समझाना पड़ रहा है, इतना डिटेल में तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है। हाँ जी, देखो अब इन लोगों ने अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स बनाए, ये चाहते सी इंफीरियर गुड्स तो अपन ने देखा ही है, इनकम बढ़ने पे इनका डिमांड हो जाता है कम, तो हमको क्लियर दिख ही रहा है कि उल्टा रिलेशन जा रहा है ना? मतलब प्राइस के साथ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, लेकिन जनरली इंफीरियर गुड्स जो होता है उनमें ऐसा होता है इनकम बढ़ने पे आप डिमांड कम कर देते हो, तो जब आपकी प्राइस बढ़ती है आपकी रियल इनकम हो जाती है कम, तो आपकी डिमांड हो जाती है, तो आपकी डिमांड हो जाती है इंफीरियर गुड्स का बताओ रे, बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, रियल इनकम हो जाएगी कम, डिमांड हो जाएगी ज़्यादा। समझे? इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ उल्टा है,
प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन। अरे जैसे गिवन गुड्स में देखा तुमने, देयर आर कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स ओनली ना, बस हमने वहां पे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स नाम क्यों लिया और इंफीरियर नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इंफीरियर गुड्स का प्राइस के साथ उल्टा रिलेशन इसलिए मेंटेन हो पाता है। फाइनली उल्टा रिलेशन आ रहा था ना यहां पे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू इनकम इफेक्ट, वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा और इसलिए एक्सेप्शन में इंफीरियर गुड्स नाम नहीं देके लोग गिवन गुड्स नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो फाइनली प्राइस इफेक्ट वुड बी पॉजिटिव। क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में? आ गया? There is no one ना line no okay just tell me। अब आया क्या समझ में अच्छे से? अब अपन उस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मैंने बनते कोशिश तुम लोग को एक बार एक्सप्लेन तो किया है। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग ने जो कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 96 ऑफ योर स्क्वानर, December 21 अटेम्प्ट का ये। डैश गुड्स के केस में डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो समझो इन लोग ने कैसा रिलेशन दिया है तुमको? उल्टा रिलेशन दिया है, ठीक है, उल्टा रिलेशन दिया है। प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ जाती है, तो वो तो कोई भी नॉर्मल गुड के केस में हो ही सकता है ना? ओनली इफ नाउ दे हैव अप्लाइड अ कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कब हो सकता है? जब इनकम इफेक्ट नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। सुनो, नॉर्मल गुड के केस में या कोई से भी लग्जरी गुड के केस में तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कौन किससे बड़ा उससे फर्क ही नहीं पड़ता, फाइनल आंसर तो नेगेटिव ही आना है। इन लोगों ने क्या बोला, सी ये जो उल्टा रिलेशन है ना इन गुड्स में केवल तभी हो सकता है, केवल तभी जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट के कंपैरिजन में। ऐसे कौन से गुड्स है जिनमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट? दोज आर इंफीरियर गुड्स। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आई विल से। ठीक है, मतलब इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स की पूरी थ्योरी गो थ्रू करनी पड़ती है ये चीज का आंसर देने के लिए, और अब तुम लोग प्रॉपर्ली आंसर दे पाओगे, राइट? अब आ जाओ यार प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 96 मार्क करके रखोगे स्कैनर का। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है? 116 है। डन? कितने लोगों ने कर लिया है? डाउट्स चलेंगे, कर लिए हैं पूरे 116 क्वेश्चंस कर लिए। वो तो चलो अपन देख लेंगे, मतलब क्योंकि स्कैनर है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोगों ने करे हैं? प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। गुड। यहाँ पे क्या हाल है? प्रैक्टिस नहीं करे? कब तक होंगे? हाँ, आज कर लोगे दोनों? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डाउट्स बताएं। अभी जो डाउट्स आ रहे हैं प्लीज वो प्रॉपर्ली सुन लो। क्वेश्चन नंबर 9 रीड। What is angel curve
काट दो इक्वेशन। लॉर्ड एंजल ने दिया था एक, काम का नहीं है, बहुत पहले अटेम्प्ट में था ये, इन लोगों ने इसमें डाल दिया जो पुराने अटेम्प्ट के थे। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट ऑफ यो-योस। 17, 18, 20, 21। हाँ, और किसी को कोई डाउट है कि ये लगातार ले लूं? क्वेश्चन नंबर 17, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ी तो हमारे गुड का डिमांड, और हमारे गुड का डिमांड कम हो जाएगा तो इट इज अ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्रॉस, अरे यार ये इसमें क्यों घुसा है? इन मोनोपोली मार्केट या तो बहुत कम होती है या क्लोज टू जीरो होती है, क्योंकि वहां पे मोनोपोली से इज अ काइंड ऑफ मार्केट जहां पे एक ही सेलर है, तो उस सेलर के क्लोज सब्सटीट्यूट्स मार्केट में है ही नहीं। तो जब क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, मोर और लेस अनरिलेटेड गुड्स है मार्केट में, तो या तो जीरो या बहुत कम आएगी। देखो 1 तो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो ले सकते हो, लेकिन इन लोगों को एक और ऑप्शन देना चाहिए था, वेरी लेस, ठीक है, तो जीरो और वेरी लेस उसी में आगे ऐड कर लो। एकदम जीरो भी नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे मैं अब तुमको बोलूं रेलवेज हमारे यहाँ पे मोनोपोली मार्केट का पार्ट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है रेलवेज के, लेकिन हाँ रिमोट सब्स्टिट्यूट्स तो मिल ही जाएंगे, राइट? बस से भी जा ही सकते हो, रेल टिकट नहीं मिल रही है तो फ्लाइट्स भी अवेलेबल है, राइट और नॉट, ठीक है। तो दैट इज वाई या तो जीरो होता है इन केस ऑफ मोनोपोली या वेरी लेस होता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू भी निकल सकती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, 21, डायरेक्टली 21 है, बोलो। लॉ ऑफ डिमांड, किसका एक्सेप्शन है? सी गिफन पैराडॉक्स, पूरे गिफन का जो इफेक्ट है ना उसको गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एम आई क्लियर? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आए। ओ आर यू ओके? हाँ जी, 30 तक और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 24 बोलो। ये मैरिकल है, हाँ। Decrease in demand from 15 to 10. ओके, ईपी निकालना है, पॉइंट मेथड बोला है। Yes, sir. Point will answer. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्यू 5 का चेंज है अपॉन चेंज इन पी 2 का चेंज इनटू ओरिजिनल प्राइस 4। मैं माइनस साइन इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो पॉजिटिव में आता है। अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 15। आंसर गलत दिए क्या ये लोग? 2/3 0.67 नहीं ऑप्शन में। दिया है, कौन सा ऑप्शन है? बी है, ए है। क्या गड़बड़ की? 1.5 ले लिया। तुम लोग है ना, तुम लोग डिस्कस ही किया करो, तुमको स्कैनर पे एकदम ऐसा भी लगे ना तो वंस डिस्कस, उसके बाद ही अपन कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे मैं एकदम से गलत भी नहीं बोलती। कल भी जब तुम लोग ने क्वेश्चन बोला तो वो एवरेज डिमांड वाला था, ठीक है, तो मैंने पहले पूरा कैलकुलेशन चेक किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपने एंड पे भी कोई गलती हो। तो जस्ट बिकॉज स्कैनर क्वेश्चन दे रहा है, एक बार चेक करा करो, रीचेक किया करो जरूर, ठीक है, कि हो सकता है जो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं वो सही है। थोड़ी गलतियां हैं स्कैनर में, आई अग्री टू इट,
लेकिन पूरी तरह भी गलत नहीं है। फाइन। 30 तक और कोई डाउट? 40 तक और कोई डाउट? एंजल्स कर्व वाला तो काट ही दो। 50 तक और कोई डाउट? ग्रेटर देन 1, लग्जरी गुड्स के केस में ग्रेटर देन 1 बताया था मैंने। इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा आएगी रे, है ना। नेसेसिटी के केस में 1 से कम आती है और इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव आती है इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है। 50 तक और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 45 एवरीवन। Quantity demanded decrease when income increases. Inferior goods है ऑप्शन में। इनकम बढ़ने पे जिन गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है उन्हें क्या बोला जाएगा? इंफीरियर गुड्स बोला जाएगा। बोला जाएगा क्या? हाँ भाई। 50 तक और कोई डाउट? 60 तक और कोई डाउट? 70 तक? 80 तक और कोई डाउट? 90 तक और कोई डाउट? 100, 110, 120? कोई डाउट नहीं है। कितने क्वेश्चन है? 120 है ना? 160 है। 116। बताओ भाई, कोई डाउट है? नो डाउट फर्दर। मतलब वो जो स्कैनर के क्वेश्चंस हैं उनमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल जो तुमने डाउट पूछे वो फिर भी गुड डाउट्स थे, मुझसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओके ही है। ठीक है, नॉट वेरी गुड आई वुड से। मतलब छोड़ के भी चले जाओगे तो चल जाएगा, बट फिर भी ठीक है। अभी अपन डिस्कस कर रहे तो चैप्टर 3 के भी एक बार सारे करना ही, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी करना ही। ठीक है, इट विल गिव यू काइंड ऑफ प्रैक्टिस। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 का डाउट खत्म हुआ। We have still time to go. चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके थे, वो था कॉस्ट। ठीक है, तीन तरह की कि 4 तरह की कॉस्ट देख ली थी? 4 कैटेगरी देख ली थी। पहली कैटेगरी थी अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। जो हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे वो ये वाली कॉस्ट की बात करेंगे। एम आई क्लियर? दूसरी कैटेगरी थी, ये मैंने बताया था तुमको, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैटेगरी थी outlay and opportunity cost. It is the cost of next best alternative foregone. मैंने तुमको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया था इसमें। वेरी गुड यार। 4 कंपनीज से ऑफर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अज्यूमिंग ये कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है। क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो तुम चूज करते हो, बीइंग रैशनल, राइट और नॉट। आउटले कॉस्ट क्या होती है? जिसमें फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग कॉस्ट और आउटले कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। अंतर ये होता है इसमें कैश फॉर्म में कुछ आउटफ्लो होना चाहिए, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस मोर और लेस कवर नहीं हो पाएंगे, जैसे डिप्रिसिएशन कुड बी एन एग्जांपल। ठीक है। तीसरा डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट? ट्रेसिएबल कॉस्ट, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है उससे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट. ये क्या होती है? नॉन ट्रेसिएबल, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से रिलेटेड ना हो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. चौथी क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट. संक कॉस्ट मतलब डूबी हुई कॉस्ट, जो तुम इनकर कर चुके हो. मैंने एक एग्जांपल लिया था कि तुम कैंसर का ड्रग निकाल रहे हो, राइट? उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन निकाली जा रही है, उसके तुमने R&D पे खर्चा कर दिया. तो अब भाई तुम कैंसर का ड्रग वो बनाओगे या नहीं बनाओगे? क्या वो R&D की कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में? नहीं, वो तो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल बताया था, ऐसे अचंभे में मत देखो यार मेरे को, ये मैंने बताया था ना. ठीक है, तो sunk cost is not considered in decision making because it has already been incurred. ओके. इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? अरे यार ये तो सिंपल था रे. हाँ, एडिशनल कॉस्ट या इंक्रीज्ड कॉस्ट, या फिर जिसे हम पॉपुलरली बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, मैंने तुमको एक एग्जांपल भी लिया था कि यहाँ पे अपन CSCS रन कर रहे हैं ना, सर प्लान्स के हम IPM भी स्टार्ट करते हैं, तो उनको केवल इंक्रीज कॉस्ट देखनी चाहिए ना. अरे प्रीमाइस तो आपने ले ही रखी है रेंट पे. अरे राइट और नॉट? एडिशनल खर्चा क्या? एडिशनल खर्चा केवल प्रमोशन तो आप जहाँ CSCS का कर रहे हो वहाँ पे IPM का भी कर दोगे. तो इंक्रीज कॉस्ट क्या? केवल फैकल्टीज का कॉस्ट या उनके नोट्स का कॉस्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तामझाम, राइट? बाकी तो कुछ इंक्रीज कॉस्ट नहीं होगा. तो आपको डिसीजन मेकिंग में क्या केवल इंक्रीज कॉस्ट देखनी चाहिए? हाँ, समझे? जब आप कोई नया वेंचर, नया चीज ऐड कर रहे हो अपने बिजनेस में, अरे तो बस इंक्रीज इन कॉस्ट देखो ना यार. मैं तुमको बोल रही हूँ कि पेन बना रही हूँ, मैं पेंसिल प्रोडक्शन में भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे को एक नया मशीन सेटअप करना पड़ेगा. दैट इज माई इंक्रीज कॉस्ट. सेम लेबर, सेम मैनेजर, सेम फैक्ट्री, सब यूज हो जाएगी वही प्रोडक्शन में, राइट और नॉट? तो अल्टीमेटली आई विल कंसिडर ओनली इंक्रीज्ड कॉस्ट इन मेकिंग डिसीजन कि मेरे को ये प्रोडक्ट स्टार्ट करना है या नहीं. समझे क्या? ओके. अब अगले कैटेगरी पे आते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. टेल मी द पेज नंबर 62. हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट तुम अकाउंट्स में देखते हो एंड शायद रिप्लेसमेंट भी समझते ही हो, नाम से भी समझ आता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या? हाँ, जिस कॉस्ट पे तुमने एसेट खरीदा है. ठीक है, द कॉस्ट एट विच एसेट हैज बीन अक्वायर्ड, एसेट हैज बीन परचेज्ड, वो क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट. जनरली तुम अकाउंट्स में कॉस्ट कंसेप्ट ही फॉलो करते हो ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जिस पे तुमने खरीदा होता है उसी पे तुम अपना एसेट रिकॉर्ड भी करते हो बुक्स में. दैट इज बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम से कुछ समझ आ रहा है ना? करेक्ट. द कॉस्ट टू रिप्लेस एन एसेट, ऐसा कॉस्ट जो उस एसेट को रिप्लेस करने में लगेगा. अब से फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टर खरीदा था 50,000 में, खरीदा था क्या? ठीक है, ये अभी बुक्स में 50,000 में ही आ रहा है. आज ये प्रोजेक्टर को रिप्लेस करना पड़े तो इसकी कॉस्ट वुड बी से फॉर एग्जांपल 65,000. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो 65,000 है ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, और वो जो 50,000 थी वो क्या थी? हिस्टोरिकल कॉस्ट. अब बताओ मेरे को. हाँ, उसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक है, वही कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला जाता है. अब सुनो, अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि इकोनॉमी में ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है मतलब कि प्राइसेस बढ़ती जा रही है. अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऐसी सिचुएशन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा या हिस्टोरिकल कॉस्ट ज्यादा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट वुड बी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट. एम आई क्लियर?
ये स्टेटमेंट दे के रखा होगा, अंडरलाइन कर लो प्लीज, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगर महंगाई है मार्केट में तो भाई जनरली रिप्लेस करने के खर्चे ज़्यादा होंगे। अरे तुम ही आज कोई टू व्हीलर रिप्लेस करते हो तो जिस कॉस्ट पे तुमने खरीदा हर साल टू व्हीलर के रेट्स बढ़ते हैं, राइट और नॉट? तो तुमको ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ता है ना रिप्लेस करने में, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन चलता है। अगला वाला कैटेगरी, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। अब सुनो, प्राइवेट कॉस्ट दोनों हो सकती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? मतलब बेसिकली द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर जो कॉस्ट इनकर करता है उसे बोली जाती है प्राइवेट कॉस्ट। क्लियर क्या? अरे मतलब बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट ही प्राइवेट कॉस्ट है। अरे मैं अगर कोई बिजनेस चला रही हूँ, मैं खर्चे कर रही हूँ, बाहर वालों को भी दे रही हूँ, खुद पे भी कर रही हूँ, तो वो क्या है? वो प्राइवेट कॉस्ट है। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट ही प्राइवेट कॉस्ट है, जो भी खर्चे आप कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, ओके, बाहर वालों पे या खुद पे। ये नया कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉस्ट इज एन एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब आई वोंट से एकदम न्यू, हाँ, बट रिसेंट ईयर्स में ही डेवलप हुआ है। नहीं, वो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सुनो, सोशल कॉस्ट का फंडा क्या बोलता है? प्राइवेट कॉस्ट तो इसका पार्ट है ही, मतलब बेसिकली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट तो इसमें आएगी, प्लस इसमें एक और चीज आएगी, द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। किस चीज की कॉस्ट? एक्सटर्नलिटीज, ठीक है? अरे हाँ, अब सुनो मेरी बात। प्राइवेट कॉस्ट तो तुमको पता है, एक्सटर्नलिटीज मतलब ऐसे बाहर के फैक्टर्स, ऐसे बाहरी फैक्टर्स जिनकी एंटरप्रेन्योर ने कॉस्ट नहीं पे करी है। आई गिव एन एग्जाम्पल। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम लोग का फर्नीचर बनाने का बिजनेस है तो ऐसी सिचुएशन में तुमने रॉ मटेरियल वगैरह का तो कॉस्ट पे किया ही होगा, लेबर का भी, खुद के एफर्ट्स का भी, ये सब तो प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन तुमने उसके लिए ट्रीज काटे होंगे, ट्रीज काटे होंगे तो क्या सोसाइटी को भी नुकसान हुआ ना, है ना? लेकिन सोसाइटी को इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, उसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ कि जो एयर पोल्यूट हो रही है तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से, या फिर तुमने जो ट्रीज काटे हैं, सोसाइटी का नुकसान तो कहीं आया ही नहीं। ये भी तो कॉस्ट थी जो सोसाइटी ने बेयर करी, तुमने नहीं करी, लेकिन सोसाइटी ने तो कॉस्ट उठाई थी। तो दिस शुड ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, राइट और नॉट? से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई केमिकल्स बनाने का फैक्ट्री है, तुम अपना वेस्ट वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ कर देते हो, जो वो कॉस्ट वगैरह है वो सब तो जो तुम देते हो जेब से वो तो तुम्हें पता ही है, खुद को या बाहर वालों को। लेकिन वो जो वेस्ट डिस्पोजल तुम करते हो वाटर बॉडीज में कर देते हो, उसकी वजह से उस सोसाइटी के या नेशन के बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए, ठीक है? आई विल कम डाउन टू सोसाइटी ओनली टू मेक इट सिंपल। सोसाइटी में 5 लोग बीमार पड़ गए, ठीक है? तुमने वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, क्या ये कॉस्ट आई कहीं भी? तुम्हारे बिजनेस की कॉस्ट में ऐड हुई? तुम एयर पोल्यूशन कर रहे हो यार, जम के चमनी से धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है। हैज दिस बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट? तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नलिटीज, बाहर की चीजें जो शायद तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन पाई है, लेकिन ये सोसाइटी ने उसका कॉस्ट उठाया है। नाउ सी, इन लोगों ने क्लैरिफाई किया है देयर कैन बी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, देयर कैन बी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। मतलब क्या? नेगेटिव तो मैंने तुमको बता दिए,
फैक्ट्री से स्मोक निकली, तुमने वेस्ट डिस्पोजल ठीक से नहीं किया है, ऑल दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तुमने ट्रीज काट दी है, ओके। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फैक्ट्री जहाँ पे सेटअप है उसके आसपास तुमने 1000 ट्रीज का प्लांटेशन कर दिया, तो दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ओके। तुमने उस एरिया की रोड बनवा दी ताकि लेबर जो तुम्हारा है उसको प्रॉब्लम नहीं हो, सोसाइटी के लोगों के लिए डिड अ काइंड ऑफ गुड जॉब। ये कॉस्ट नहीं है, दिस अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सी सोशल CSR करके एक चीज होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको पूरी करनी पड़ती है। हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कुछ हिस्सा वो CSR में देंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी एक्सटर्नलिटीज जो है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल प्ले करती है, ठीक है, टूवर्ड्स दी सोसाइटी। सी वो प्लांटेशंस वगैरह का कॉस्ट तो इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारी कॉस्ट में, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, उन प्लांटेशंस की वजह से वो सोसाइटी में लोग कम बीमार पड़ने लग गए, वो रोड जो बनी वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होने लग गए। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, ओके। तो ये सारे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी जो कहीं ना कहीं तुम्हारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज दोनों वेज में जा सकती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, फ्रैंकली स्पीकिंग। कैसे पता करोगे ना सोशल कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट तो निकाली जा सकती है, लेकिन सोसाइटी ने तुम्हारे बिजनेस की वजह से कॉस्ट बेयर करी है या उनको फायदा हुआ है, ये निकालना बहुत मुश्किल काम है, समझे क्या? तो ये कंसेप्ट रिसेंट ईयर्स का है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल आई वुड से। हो भी नहीं पाएगा ना, कैसे करोगे? सोसाइटी वालों से पूछने जाओगे तुमको फायदा होगा कि नुकसान? और ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है ना, इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे सोसाइटी वाले भी कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने पेड़ लगाया, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही बता पाएंगे बस, राइट? ओके, एम आई क्लियर? क्लियर टू यू? तुमको इसमें याद क्या रखना है? अरे तुमको सिर्फ मीनिंग याद रखना है, ओके। ये अपन पूरा कंसेप्ट समझ के पढ़ रहे ताकि लॉन्गर रन में तुमको ध्यान रह पाए। 6th वाला हो गया है, आखिरी कैटेगरी पे आ चुके हैं अपन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पूरा चैप्टर इसी से डील करने वाला है। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, नाम से ही काफी कुछ समझ आता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स होती है, वेरी गुड। और वेरिएबल कैसी होती है? जो चेंज होती रहती है ना? हाँ, तो यही सही है। अब सुनो मेरी बात, अगर सर इस प्रीमाइसेस का से फॉर एग्जांपल रेंट पे करते, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर इस क्लास में मई में छुट्टी होती है, ऑफ फॉर यू पीपल, ठीक है, कोई भी नहीं आता ड्यूरिंग दैट टाइम, तो भी क्या रेंट पे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्या पे? अरे इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हो, 10 बच्चे बैठे हो, 2 बच्चे बैठे हो, 100 बच्चे बैठे हो, रेंट का कॉस्ट फिक्स रहेगा? रहेगा क्या? तो ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है विद अ चेंज इन आउटपुट, दैट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट, वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल क्या होती होगी? दैट चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट। मतलब ज्यादा बच्चे तो ज्यादा नोट्स का खर्चा, कम बच्चे तो कम नोट्स का खर्चा। ये कॉस्ट कैसी है? दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है क्या? ठीक है। तो जब भी मैं फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तुमसे, फैक्ट्री रेंट कैसा खर्चा है? फिक्स्ड। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स जो है वो कैसा खर्चा है? वेरिएबल कॉस्ट। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे, राइट और नॉट?
सेकेंड वाला, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन जनरली फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट. द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. अब तुम मेरे को बता रहे हो मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करूं, कुछ भी यूनिट्स नहीं बनाऊं. मैंने तुमको अभी बताया इस क्लास में 0 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, 500 हो, 1000 हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी. एक भी बच्चा नहीं बैठा हो तो भी रेंट देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा. अगर मैं एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करूं फैक्ट्री में तो भी उसका रेंट देना पड़ेगा. यस. तो फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट. फिक्स कॉस्ट इनकर की जाती है इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट, अरे मतलब है ना फिक्स कॉस्ट, अगर से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का रेंट लग रहा है तो मैं 0 यूनिट्स बनाऊं या मैं 1000 यूनिट्स बनाऊं या मैं 10,000 बनाऊं, रेंट तो उतना ही लगेगा ना. ठीक है. तो 0 लेवल पे फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट is 0 at 0 level of output. अरे सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट इज 0 at 0 level of output. 0 level of output पे वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है? 0 होती है. क्लियर टू ऑल? Fixed cost is also known as सप्लीमेंट्री कॉस्ट या फिर इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है. और वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट. ये दूसरे नाम याद होते हैं तो मैं याद करने पड़ेंगे. इनका लॉजिक मैं बताऊंगी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी कि इसको प्राइम क्यों बोला और इसको सप्लीमेंट्री क्यों बोला. लेकिन अभी नाम याद करो. फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल हो सकता है फैक्ट्री रेंट. वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल हो सकता है रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. अरे ठीक है. अब सुनो, आज अपन ने 3 और कैटेगरी ऑफ कॉस्ट करी है. बिफोर यू पीपल गो रिपीट करना है. बताए भाई, जो कॉस्ट, सी मैं रैंडमली अब सातों कैटेगरी में से कुछ भी पूछ सकती हूँ. मैं मीनिंग बता रही हूँ, तुम लोग नाम बताओगे उस कॉस्ट का. जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है और जिसे डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाएगा, संक कॉस्ट. ट्रेसेबल कॉस्ट किसे बोलते हैं? नॉन ट्रेसेबल, जो फाइनेंशियल वे में आउटफ्लो हो रहा है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट. अच्छा, वेरी गुड. मैंने इकोनॉमिक कॉस्ट रिपीट किया था सिर्फ तुम्हारा, एंड यू सेड प्राइवेट कॉस्ट. आई थॉट ये क्या हुआ. ओके, इकोनॉमिक कॉस्ट इज बेसिकली ऑल्सो प्राइवेट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों हो सकती है ना. सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट. वेरी गुड. एक्सटर्नलिटीज प्लस प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट. वेरी गुड. जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है विद चेंज इन आउटपुट, जो चेंज होती है विद चेंज इन आउटपुट. 0 लेवल पे 0,
जीरो लेवल पे जीरो इज वेरिएबल कॉस्ट, जीरो लेवल पे एग्जिस्ट करती है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट, रेंट, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट। क्लियर है क्या? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, किसी एसेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट, किसी एसेट को खरीदने की कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जनरली इन्फ्लेशन हो तो कौन सी कॉस्ट बड़ी होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ग्रेटर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट बड़ा या इकोनॉमिक प्रॉफिट बड़ा? अकाउंटिंग प्रॉफिट जनरली बड़ा होता है। क्लियर क्या? विल कंटिन्यू नाउ ऑन 19th। ठीक है, गुड डे भाई, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कल सेलिब्रेट करोगे होली? कितने लोग खेलने वाले हैं भाई? ओके, बढ़िया बढ़िया, एंजॉय।